131 से चालू करना है। चलिए देखा जाए 131। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 131। देखिए 131 में कहता है कि एक कमीज और एक पैंट का अंकित मूल्य जो है वो ठीक 1:2 के अनुपात में है। आगे कहा कि दुकानदार पर 40% का कमीज छूट देता है, वो भी कमीज पर। और कहा गया कि कमीज और पैंट, क्योंकि दो वस्तु यहाँ पर है, तो कहा दोनों वस्तुओं को मिलाकर के जो 30% का छूट दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पैंट पर छूट कितनी दी गई। जबकि देखिए ये क्वेश्चन आप एवरेज से बनाइए, लेकिन इस एवरेज में बनाने में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। जैसे पहले भी क्वेश्चन होते थे तो उस समय भी बोला गया था कि देखिए अगर ऊपर करैमूल अगर रहेगा और नीचे प्रतिशत लाभ रहेगा या प्रतिशत हानि रहेगा, तब आप एवरेज लगा सकते हैं। तो क्यों, कारण क्या था? क्योंकि लाभ हानि का गणना किस पर होता है? करैमूल पर। तो लाभ हानि का बेस जो होगा वो करैमूल होगा, तो इसलिए करैमूल का होना अति आवश्यक है। लेकिन जहां पर प्रतिशत छूट की बात किया जाए तो उसका रिलेशन बेस क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब एवरेज लगाते हैं तो अंकित मूल्य रहना अति आवश्यक है। और इस क्वेश्चन में देखिए तो अंकित मूल्य लिखा हुआ है। तो दो वस्तु है, एक कमीज है, के से कमीज मान लेते हैं, पी से पैंट मान लेते हैं, और इन दोनों के अंकित मूल्यों में अनुपात जो होगा वो 1:2। अगर दोनों एक साथ बचा जाएगा यानी कमीज प्लस पैंट एक साथ, तो इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए थी। अब इसके बाद कहा गया कि कमीज पर इसे 40% का छूट मिला, यानी यहाँ 40% का छूट, पैंट पर भी छूट मिला है, लेकिन कितने प्रतिशत का वो दिया हुआ नहीं है। लेकिन ये कहा है कि दोनों मिलाकर के जो छूट है वो कितना प्रतिशत? 30%। तो 30% यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि पैंट पर कितने प्रतिशत का छूट मिला। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर इसके ऊपर विक्रयमूल रहता तो एवरेज नहीं लगता, कोई दूसरा उपाय होता। लेकिन अगर इसके ऊपर क्रयमूल रहता और यहाँ प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि रहता तो आप एवरेज लगाते। उसी तरह से यहाँ पर अगर प्रतिशत बट्टा है और अंकित मूल्य है तो बट्टा का रिलेशन अंकित मूल्य से होता है, तो आप यहाँ भी एवरेज लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ एवरेज लगाते तो बेहतर होता कि 3 गो आदमी है, इस आदमी में एक आदमी कमीज का है और 2 आदमी किसका है? पैंट का। और यहाँ से अगर इस ग्रुप के आधार पर सोचा जाए तो किसी को भी मिलेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 30% या 30 रुपया मोटा मोटी। तो इसमें से एक तो आदमी भाग गया तो 2 आदमी जो बचा हुआ है वो अपना हिस्सा पर दावा कर रहा है और वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए उसको भी 30% तो मिलना चाहिए। लेकिन जो अगला गया है उसको भी 30% ही मिलना चाहिए था और इसको मिल गया 40%। कितना प्रतिशत ज्यादा लेके गया है? ऐसे ऐसे कई आदमी, तो 10 रुपया का घाटा होगा। और ये 10 रुपया का घाटा कितने लोग मिलकर उठाएगा? यानी अब जो है पैंट पर मात्र कितने प्रतिशत का छूट मिलता है? चलिए नोट किया जाए। नारियल पंप ले, नारियल पंप। नोट कीजिए तब तक।
सामान को देखिए 132 नंबर में कहता है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान का मूल्य जो है उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी देखे थे, लेकिन थोड़ा छोटा स्तर का था कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यहाँ भी कहा कि 20% अधिक अंकित करेगा, और इसका नॉर्मल टाइप हम लोग पहले देखे कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देगा, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लेकिन अब उसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा क्वालिटी बढ़ गया। आगे कहा कि 20% तो अधिक अंकित किया, लेकिन जब बेचने की बात आया तो उसको दो पार्ट में करके बेच रहा है। कहता है कि वह 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। जबकि कहा गया कि जो शेष सामग्री बचता है उसको अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है। यानी जो भी अंकित मूल्य होगा, अगर 40 रुपया होगा तो उसका 50% आधा कर सकते हैं, यानी 50% का इसमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो कहा गया कि बताइए ऐसे अगर करेगा तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बेस जो पहले था वही बेस यहाँ भी पहले अपनाने की कोशिश कीजिए कि अगर अंकित मूल्य, अगर यहाँ क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो ये 20% अधिक है, तो ये 100 कितना हो गया, 20। अब इसमें कहा कि 3/4, तो जरा सोचिए इसका 3/4 करिएगा तो 4 दिया 12, 30 दिया 90। तो इसको कहा कि अंकित मूल्य पर ही बेचिए, यानी इसमें कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 कर देते हैं, 0% का डिस्काउंट, यानी 90 का माल 90 में बिकेगा। बाकी कितना बच गया, तो शेष जो है 30 रुपया बच गया। इस पर कहा कि 50% डिस्काउंट पर बेचिए, तो 15 रुपया में बेच देंगे। अब बेच बाच के अगर कहा जाए तो टोटल कितना रुपया आया, 105। और अब यहाँ से कहा कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो ये 100 रुपया क्रय मूल्य हुआ, 105 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, 5 लाभ हुआ। और अगर 100 से कंपेयर कीजिएगा तो ये 5% के बराबर। ठीक है, नोट किया जाए। हो गए? मिटा दिया जाए, देखा जाए। अगला टाइप देखते हैं जरा, 133 को देखिए। 133 में कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। फिर उसी तरह का क्वेश्चन, और इस बार कुछ जो है 3/5 भाग को क्रय मूल्य पर, तथा यहाँ पर क्रय मूल्य का सेंस क्या है इसको भी समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बेस बनाया जाए कि अगर हम क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो इसका जो 60% अधिक अंकित होगा, यानी जो अंकित मूल्य होंगे वो 160। और इसके बाद कहता है कि वह 3/5 भाग वस्तुओं को, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, तो 3/5 भाग कहेंगे तो ये पहले तो इसको काटा जाएगा। अब इसमें कहा जाए तो 16 बार में देखिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 32, तो 32 दिया 96, तो बाकी 160 में से 96 भी चला दीजिए तो 64 बच जाएंगे। तो ये दो तरह का भाग बच गया। अब इसके बारे में क्या कहा, अभी तो इसके पहले कहा अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3/5 भाग वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचिए। अब इसका क्रय मूल्य हमको चाहिए, जबकि देखिए कनेक्शन यही है, 160 का अंकित मूल्य का क्रय मूल्य कितना रुपया,
यानी अगर आप इसको कैरेमूल में बदलना चाहते हैं तो कैरेमूल में बदलिए। तो जब 3/5 यहाँ किए तो इसका भी हम 3/5 देखेंगे, क्योंकि 160 रुपया का अंकित मूल्य का कैरेमूल कितना रुपया, तो हम कहेंगे 96 रुपया का अंकित मूल्य का कैरेमूल क्या होना चाहिए। तो ये जरा सोचिए कि अगर हम इसमें 3/5 किए हैं तो इसमें भी कितना करेंगे 3/5। अब इसमें 3/5 इसका कैरेमूल निकालना चाहेंगे, क्योंकि इसका 3/5 भाग का अंकित मूल्य 96, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पहले से कनेक्ट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 100 रुपया वाले कैरेमूल का अंकित मूल्य कितना होगा 160, और 160 रुपया वाले अंकित मूल्य का कैरेमूल कितना होगा 100। तो ये दोनों कभी भी बोल सकते हैं। 160 अगर अंकित मूल्य होगा तो उसका कैरेमूल 100 होगा, 100 रुपया कैरेमूल होगा तो उसका अंकित मूल्य 160। तो कहा गया कि इसका 3/5 भाग, तो अंकित मूल्य इसका 3/5 भाग 96 होगा, लेकिन 96 नहीं बेचना है, कहता इसको कैरेमूल पर बेचिए। तो इसका कैरेमूल निकालने के लिए हम इसका भी 3/5 करके देखेंगे, और जैसे ही अगर हम इसका 3/5 करते हैं तो ये 5 दूनी 10, 20 तिया 60, यानी ये बिका कितना में 60 रुपया में बिकेगा ये। अब उसके बाद कहा कि यहाँ जो बच गया उसको 20% छूट पर दिया जाए। 10% 6 रुपया 40 पैसा, 20% 12 रुपया 80 पैसा। तो 12 रुपया 80 पैसा घटाइएगा, 64 रुपया में 12 रुपया घटाइएगा 52 रुपया, 52 रुपया में 80 पैसा चल जाएगा 51 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ पर बेच बाज के आया 51 रुपया 20 पैसा। अब फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो फिर से पूरे सौदे का भी कैरेमूल आ जाएगा, और जोड़िएगा तो शायद आपका 20 पैसा बचेगा। ये 1 है 6 5 11, और कहेगा कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ 100 रुपया दाम था, बेच बाज के आया 111 रुपया 20 पैसा, यानी 11.20 का लाभ हुआ। और प्रतिशत में कहेंगे तो ये प्रतिशत में आंसर हो जाएगा 11.2%। नोट किया जाए। दशमलव 20 का लाभ हुआ, और प्रतिशत में कहेंगे तो ये प्रतिशत में आंसर हो जाएगा 11.2%। नोट किया जाए। देखिएगा अगला काई जरा देखते हैं। देखा जाए 134 नंबर में देखिए, कहता है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलमों के निर्धारित कीमत पर खरीदता है। जिस तरह से कल हम लोग या पिछले क्लास में टाइप देखे थे कि 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, उसी तरह का टाइप यहाँ हो गया। जबकि उस समय जो है बट्टा निकालना था, इस समय बट्टा नहीं निकालना है, यानी उसी टाइप को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आगे कहा है कि 40 कलम खरीद पर 36 कलमों के निर्धारित कीमत पर खरीदता है। यानी कहने का मतलब इसका कहानी ये होगा कि एक रिटेलर जो है होलसेलर के पास गया होगा खरीदने के लिए, तो कलम खरीदने के लिए, जबकि होलसेलर के पास कलम का जो एमआरपी था, एक कलम का अगर हम मानते हैं 1 रुपया, तो 40 कलम का एमआरपी 40 रुपया। लेकिन जब रिटेलर होलसेलर से खरीदने के लिए गया तो 40 कलम के पैसा के बदले वो कितना कलम का दिया 36 कलम। तो बताइए 4 रुपया का तो उसको रिबेट मिल गया, क्योंकि 4 कलम का तो पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अब रिटेलर भी क्या किया, उस कलम को बेचना चालू किया, और जब बेचा तो रिटेलर भी कहता है कि ग्राहक को कितने प्रतिशत का बट्टा देगा 1% का। तो कहा इस प्रक्रिया में रिटेलर को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब जरा सोचिए कि 40 कलम खरीदेगा तो 36 कलमों के निर्धारित कीमत को पेमेंट करेगा, तो इस स्टेटमेंट को सेटल करने के लिए कम से कम 40 कलम तो होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर जब 40 कलम का अति आवश्यक है तो फिर कहिएगा कि एक कलम का अंकित मूल्य भी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से एक कलम का अंकित मूल्य आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो मान लीजिए। एक कलम का अंकित मूल्य 1 रुपया माने, तो अगर एक कलम का अगर अंकित मूल्य, एक कलम का अंकित मूल्य अगर 1 रुपया माना जाए तो इमेजिन कीजिए एक होलसेलर नहीं एक रिटेलर के हिसाब से कि रिटेलर जब खरीदा होगा तो 40 कलम खरीदा होगा, लेकिन उसको लागत कितना लगा होगा 36 रुपया।
और वो बेचना चाहे होगा तो एक कलम 1 रुपया में, तो 40 कलम 40 रुपया में, लेकिन इस पर डिस्काउंट दिया कितने प्रतिशत का? तो आइए जरा डिस्काउंट दिया तो अंकित मूल्य है, और अगर हम डिस्काउंट कहेंगे तो इसका 1% कितना होगा? 40 पैसा। अब 40 पैसा इसमें घटा देंगे तो 39 रुपया कितना पैसा हुआ? ये क्या निकला इसका विक्रय मूल्य। और कहा कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ये पूरे सौदे का रिटेलर का क्रय मूल्य और ये पूरे सौदे का रिटेलर का विक्रय मूल्य, और यहाँ से अगर हम लाभ निकालेंगे फिर प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। अब लाभ कहा जाएगा तो 3 रुपया कितना पैसा? 60 पैसा प्रतिशत लाभ। लाभ गुना और बटा क्रय मूल्य की जगह 36, ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अभी भी रिटेलर को 10% का क्या होगा? लाभ होगा। चलिए नोट किया जाए। हो गया। मिटा दिया जाए, नोट कर लिए इसको। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 135 पर आते हैं। देखिए 135 में कहता है कि एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सूची मूल्य पर 10% का छूट देता है और 20% का लाभ होता है। यहाँ से कहीं ना कहीं कहा जाए तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात तैयार किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, छूट 10% का, 20% का। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में भी बोला गया है छूट के सहारे क्या निकलेगा? क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाभ के सहारे अंकित मूल्य निकलेंगे। बाद में कहता है कि वह अपनी लागत को 10% से बढ़ा देता है, जबकि लागत का कोई अता पता नहीं है। और साथ ही साथ कहा कि सूची मूल्य में भी, मतलब अंकित मूल्य को भी 40% से बढ़ा दिया। और कहा कि यदि कंपनी अब भी पहले इतना ही छूट दे, तो पहले कितना छूट देता था? तो 10%। तो कहा नया उत्पादन लागत पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर ये जो इतना स्टेटमेंट दिया गया है इसके सहारे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक अनुपात को स्थापित किया जाए। अब इसके लिए आप जो माध्यम बना दीजिए, क्या तेजी वाला वही वाला कर दे? डिस्काउंट के सहारे क्रय मूल्य निकलता है, चलेगा काम? तो चलिए यहाँ से हम क्रय मूल्य और क्या निकालने की कोशिश करेंगे? अंकित मूल्य। अब जरा सोचिए कि क्रय मूल्य कितना होगा 90, अंकित मूल्य कितना होंगे? और अब कहा कि लागत मूल्य को जो है वो 10% से बढ़ाइए और अंकित मूल्य को भी 40% से बढ़ाइए, और नया जो आपका अंकित मूल्य आएगा उसको कहा कि फिर से 10% का डिस्काउंट दिया जाए और बेचा जाए। नए क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब इसका 10% कहा जाए तो, और अगर टफ लगता है तो इसमें अनुपात बदलने की भी आप कोशिश कर सकते हैं, और टफ लगे तो जीरो भी आप भर सकते हैं, यानी किसी तरह से माइनस आप कर सकते हैं इसमें। अब जरा सोचिए इसका 10% इजी वे में सोचा जा सकता है, यानी इसका नया क्रय मूल्य जो होगा वो 300 कितना होंगे? 30, क्योंकि क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ और डिस्काउंट जो है यहाँ 40% का वृद्धि हुआ, तो 160 यानी 560। और आगे कहा कि 10% जैसे पहले डिस्काउंट देते थे अभी भी दीजिए, तो इसका 10% हो गया 56 रुपया, तो 560 में 56 चला जाएगा 504, तो 504 रुपया इसका नया विक्रय मूल्य निकल गया। अब कहा कि बताइए इस तरह से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ से लाभ निकाला जाएगा 4, ये आपका 7, ये 174, और आगे प्रतिशत लाभ निकाला जाए तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य की जगह 330। देखिए कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है इतना ही पर आंसर कर दीजिएगा। कट रहा है बाबू, 3 से कट रहा है, हाँ 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा 174। देखिए तो पूर्णांक में इसका आंसर है, पूर्णांक में नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब कौन सा बाबू? ये 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्वेश्चन में बोला है। देखिए कि पहले इतना छूट दिया जाए, तो उस पर पहले इतना छूट का मतलब है कि अभी भी कितने प्रतिशत का छूट दीजिएगा? 10% का। देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो नहीं ना गड़बड़ाया है। 90 330, यहाँ तक तो सही है आपका। 440% हो गया 160, 560, 10% नहीं बाबू। 10 में से ये देखिए 4 में से 0 तो 4 ही ना बचेंगे। ये आपका कहा जाए तो 0 में से 7 गया 3, नहीं जी सही है। लगभग में बोलिएगा, ये 11 या 33 हुआ,
ये 3 छक 18 नहीं कटेंगे, 3 पचे 15 और 3 आठी 24, या अब इसको कहा जाए तो 580 बटा कितना 11, भागा दीजिएगा 11 पचे 55, 3 बचा और 0 है तो 11 दूनी 22 ज्यादा हो, बहुत कम हो जाता है, तो इसको लगभग 11 तिया 33 यानी आएगा 52 दशमलव समथिंग। और 52 दशमलव समथिंग में भी देखिएगा कि 52 दशमलव 7 आएगा या 8 आएगा, तो 0.5 से ज्यादा हो जाए तो एक डिजिट बढ़ाएंगे, यानी लगभग में आपका कितना प्रतिशत होनी चाहिए 53%। देखिए 53 है कम से कम ऑप्शन में, तो लिखिएगा लगभग। हो गए, मिटा दिया जाए। देखिएगा अगला जरा टाइप देखते हैं। 136 में आइए। 136 में कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो होता है, ऊपरी व्यय होता है, उसके तहत भी कुछ क्वेश्चन मिलावट करके पूछ सकता है। जैसे यहाँ देखिए कहा कि एक दुकानदार 150 कैलकुलेटर 250 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से खरीदा, यानी एक दुकानदार जो है एक कैलकुलेटर खरीदने में 250 रुपये लगाता है और ऐसे ऐसे 150 कैलकुलेटर खरीदा, और उसके बाद कहता है कि उसे 2500 रुपये यातायात और पैकिंग पर खर्च हुआ, जबकि 2500 रुपया जो यातायात पैकिंग पर हुआ है उसको हम लोग ऊपरी व्यय कहेंगे। और ध्यान रहे ऊपरी व्यय हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। और आगे कहता है कि वह प्रति कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 320 रुपया तय करता है और उस पर 5% का छूट दिया, और उसके बाद कहा कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा समझ के रखिएगा कि आगे आपसे पूछा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक वस्तु से जो प्रतिशत लाभ आएगा वो 250 कैलकुलेटर या 150 कैलकुलेटर खरीदने और बेचने से भी प्रतिशत लाभ वही होगा। तो इस बात का यहाँ पर फायदा उठाएंगे कि हम 150 कैलकुलेटर को ना खरीद के एक एक कैलकुलेटर से काम चला ले, और एक कैलकुलेटर पर अगर हम कहेंगे कि 15% का लाभ हुआ तो 150 कैलकुलेटर पर भी प्रतिशत लाभ वही 15% होगा, प्रतिशत कभी बदलता नहीं है। तो इस बात का फायदा उठाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बचेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम क्रय मूल्य बनाएंगे तो थोड़ा सा बचाव करते हुए, एक कैलकुलेटर को खरीदने में उसको कितना लग गया 250 रुपया। अब देखिए कि 2500 रुपया जो ऊपरी व्यय है तो क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2500 रुपया हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये भी गलत आपको हो जाएगा, क्योंकि 2500 रुपया जो आपका ऊपरी व्यय हुआ है वो कितना कैलकुलेटर में हुआ है, और आप यहाँ पर एक कैलकुलेटर का काम कर रहे हैं तो हमको एक कैलकुलेटर का ऊपरी व्यय भी निकालना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेटर के लिए कितना से भागा देंगे, तब आपका ये क्रय मूल्य तैयार हुआ। और उसके बाद अब यहाँ पर अंकित मूल्य कहा है कि 320 रुपया है और इस पर डिस्काउंट दिया जाएगा 5% का डिस्काउंट, तो 16 रुपया का डिस्काउंट मिल गया, यानी बिकेगा कितना में 304 रुपया में। अब कहा कि बताइए इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसको थोड़ा सा फ्रेश कर दिया जाए। ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, कटता है तो पहले काटने की कोशिश कीजिए। 3 पचे 15, ये 50। अगर इच्छा है तो आप 3 को इधर ला सकते हैं, तो 25 तिया 75, 750 यानी 800 बटा 3, और ये है आपका 304। अगर अभी भी टफ लग रहा है तो आप रेशियो ले आइए, रेशियो लाइएगा तो ये भी 4 से कटेगा, जैसे 4 दूनी 8, ये भी काटोगे तो 4 7 28, 4 6 24, शायद और कटेंगे 4 25 20, तो यहाँ भी काटोगे 1976। अब 3 को भगाइए तो ये 50 हुआ, तो ये 57, और यहाँ से इजी वे में कहिएगा कि प्रतिशत लाभ लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य की जगह, यानी 14% का लाभ। नोट किया जाए। शाहरुख खान का नया फिल्म है पठान, देखे हैं? बराबर कर एक दुकानदार में
500 रुपया ऑनलाइन क्लासे। हाँ हो गया, मिटा दें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर जरा 137 को देखिए। देखिए 137 में कहता है कि एक रेडियो 600 रुपया में खरीदकर लागत का 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाया। कल भी इस तरह का एक टाइप आया था जिसमें अस्मांगलिन की बात हो गया था कि उस पर जो है इतना पैसा आपको 10% देना पड़ेगा। यहाँ भी कहा जाए तो रेडियो खरीदा 600 रुपया में और 10% खर्च करके मरम्मत करवाया, तो 10% जो लागत का खर्च हुआ, मरम्मत हुआ, तो ये तो ऊपरी व्यय हो गया। और ऊपरी व्यय को फिर से हम लोग क्रय मूल्य में क्या करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आगे कहा गया कि उसका अंकित मूल्य निश्चित क्या किया जाए, यानी अंकित मूल्य पूछ रहा है, जबकि ऐसा अंकित मूल्य निश्चित कीजिए कि उस पर 10% छूट देने के बावजूद भी 20% का क्या हो, लाभ हो। अब इस सबसे पहले हम क्या करें कि इसका क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करें, शुद्ध क्रय मूल्य। तो ये 600 रुपया में रेडियो खरीदा और इसका 10% कहता है कि खर्चा हो गया मरम्मत कराने में, यानी 60 रुपया। तो इसका जो रियल क्रय मूल्य हुआ वो 600 कितना हुआ, 60। और उसके बाद आपसे पूछा कि बताइए इसका अंकित मूल्य क्या होगा जिस पर 10% का छूट दिया जाए और 20% का क्या हो लाभ। तो इसमें सीधा सीधी क्यों ना कनेक्ट कर दिया जाए, छूट के सहारे क्रय मूल्य निकलेगा, प्रतिशत लाभ के सहारे अंकित मूल्य निकलेंगे। तो छूट आपका 10% है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा और अंकित मूल्य निकालना, और ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। क्या बोलिए, नया चीज नहीं, आज नया नहीं बता रहे, कल ही से बता रहे थे। कल आप आए थे, कल आए थे तो कल तो बता ही थे, कल बताया गया था। कारण क्या है इसका पूरा विस्तार करके बताए थे कि हाँ देखिए देखा गया है, जबकि 2-3 को विस्तार किए थे तब ये थ्योरी वाला है। हाँ नोट हो गया। आइए 138 को देखते हैं। देखिए 138 में कहता है कि संजय 24,000 रुपया में कुछ रीम की कागज खरीदा और 1200 रुपया अतिरिक्त खर्च कर करके उससे 100 किताब तैयार करवाया। और आगे फिर से कहा कि उसे प्रति किताब कितने रुपये अंकित मूल्य करना चाहिए जिससे 10% छूट देकर के 15% लाभ कमा सके। फिर देखिए यहाँ से आपका लैंग्वेज उसी तरह का है, तो सबसे पहले हम इसका लागत निकालने की कोशिश करें। अब लागत निकालेंगे तो सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल खर्चा है वो 24,000 रुपया। कुछ रीम कागज जैसे होता है ना, कागज खरीदते हैं तो अगर ज्यादा खरीदना रहता है तो ताव होता है, फिर अलग अलग तरह का क्वांटिटी का उसका नाम होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ रीम कागज खरीदा, यानी कागज का क्वांटिटी यूनिट को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एक रीम आया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना एक जिस्ता कागज, तो एक जिस्ता हुआ। अब एक जिस्ता से भी ऊपर अलग अलग तरह का होता है, तो रीम से कोई लेना देना नहीं है। मान के चलिए कि 24,000 का आपने क्या खरीदा कागज। ध्यान दीजिए बोर्ड पर बाबू, फिर एकाएक बोलोगे सर कैसे हो गया, इसी में दिक्कत हो जाता है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, स्माइल करने से कोई फायदा है नहीं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जिसे देखते हैं एकाएक अचानक नींद से टूटता है, कहता है सर ये कैसे हो गया। अब फिर बाद में आप ही रूमर फैला देते हैं बाजार में कि सर हमको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आता है सर पढ़ाते तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए ध्यान दिया जाए, 24,000 रुपया का कागज करते हैं, 1200 रुपया इसमें अधिक खर्चा हुआ, तो ये 1200 रुपया क्या करेंगे यहाँ हम जोड़ देंगे, जिससे ये शुद्ध क्रय मूल्य तैयार हो जाएगा, यानी 25250 देखा जाए, यानी 25,200 रुपया जो है लागत लगा। अब इससे क्या किया तो 100 किताब तैयार करवाया। इसका मतलब है 100 किताब का लागत मूल्य इतना रुपया होना चाहिए। अगर हम 100 से भागा दे दे तो एक किताब का लागत मूल्य होगा 200 कितना रुपया। और कहा कि इस पर अंकित मूल्य क्या होगा जिस पर 10% छूट देने के बावजूद भी 15% का क्या होगा। फिर कहेंगे छूट के सहारे क्रय मूल्य निकलेगा, तो यहाँ 90 और 15% 115। बाकी डीलिंग उलिंग करते, ये देखिए 18 बचे 90, ये 23 हो गया। इसको भी काटिए, 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा है ये, तो ये 9 दूनी 18, ये भी 9 दूनी 18, 9 8 72, ये 14। बाकी यहाँ पर 14 गुने 23 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर गलत है, नोट कर लीजिए, 14 गुने 23 कीजिएगा, वही आंसर सही है। ऐसे भी सोचिए आंसर 252 रुपया एगो किताब का दाम उतरा और उस पर डिस्काउंटो देना है और लाभों कमाना है, तो उसका दाम तो 252 से ज्यादा ही होना चाहिए आपका।
4-5 गो और है, 5 गो और ये चाह सकता है। कल से पूछताछ चालू हो सकता है। हो गया नोट कर ली इसको। देखा जाए आगे देखते हैं 139। देखिए 139 में कहता है कि किरण 3,50,000 रुपया में 3500 किताब छपाता है। मतलब एक कैंडिडेट है वो 3,50,000 रुपया खर्च किया और इस खर्च इन्वेस्टमेंट करने से वो 3500 किताब जो है तैयार करवाया। उसमें से कहा गया कि 500 किताबें मुफ्त में दे दिया और कहा कि वह अंकित मूल्य पर 25% का पट्टा और प्रत्येक 29 किताबों पर खरीद पर एक किताब मुफ्त में भी देता है। तो कहा अगर एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि नहीं है, यानी एक्यूरेट तो लेके चलना ही पड़ेगा और पूरे सौदे का आपको लाभ हानि पूछा है तो यहीं से पूरे सौदे के बारे में सोचे। अच्छा पूरा सौदा तो पता ही है कि पूरा सौदा लागत जो लगा है वो 3,50,000 रुपया लगे, ये पूरा लागत हुआ। इसको आप क्रय मूल्य कह सकते हैं। अब देखिए कोई भी अगर नया कहीं दुकान खुलता है या कोई नया कोई कंपनी लॉन्च होता है तो देखिए बाजार में फीडबैक बनाने के लिए अलग अलग तरह का स्कीम देना पड़ता है। जैसे कहने का मतलब आप बाजार आप जाइए, कहीं नया दुकान खुला है तो वहां पर ग्राहक को लुभाने के लिए अलग अलग तरह का स्कीम होता है कि हाँ भाई 3 गो लीजिएगा तो 1 गो फ्री कर देंगे। बहुत सारा चीज, चाहे छोटा दुकान हो बड़ा दुकान हो, किसी तरह का कोई संस्था हो, जैसे देखते हैं कोई कोचिंग भी खुलता है तो नया खुलने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए कभी पंपलेट होता है तो कभी प्रचार होता है, हर तरह का एक अलग से मोनोपोली होते हैं। तो कहीं भी किसी भी चाहिए, चाहे छोटा दुकान खोलिए बड़ा दुकान खोलिए, एक अगर सरकार को भी अगर किसी चीज को अगर बारे में जानकारी देना है या कोई चीज लॉन्च करता है कोई भी योजना तो उसके पहले देखिएगा कि प्रचार देते रहता है, टीवी पर हो या किसी के माध्यम से वो प्रचार होता है कि कम से कम हाँ ऐड उसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ भी एक नया कोई दुकानदार था वो 3,50,000 रुपया लगा करके वो 3500 किताब छपवाया और 3500 किताब छपवाने के बाद 500 किताबें क्या दे दिया, मुफ्त में बंटवारा कर दिया। तो जिसको मुफ्त में दिया होगा उसको तो पैसा नहीं लगा होगा, लेकिन नोटिस कीजिए कि जो मुफ्त में बांट रहा है उसको तो छपाई पर तो पैसा तो लगा होगा। तो अभी क्या करेंगे कि फ्री वाला को हटाने की कोशिश कीजिए क्योंकि फ्री से पैसा इसको आने वाले नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 3500 किताब था तो इसमें 500 किताब फ्री कर दिया तो उसके पास किताब कितना बचा। अब 3,000 जब बेच रहा था तो इसमें भी लगाया, शायद 500 किताब मुफ्त होने पर फीडबैक नहीं आया होगा उतना बढ़िया, तो फिर दुकानदार सोचा कि 29 को खरीदिएगा तो 1 गो फ्री में भी दे देंगे। तो बताइए 30 गो बेचेगा तो उसमें तो 1 गो फ्री रहेगा। तो हम ये देखेंगे फिर फ्री को हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से एक अनुपात डालेंगे कि 29 गो है 1 गो फ्री भी होगा तो टोटल कितना होना चाहिए 30, जबकि है टोटल कितना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि टोटल फ्री वाला को निकाल के देखेंगे कि कै गो बिकने लायक वाला होगा। तो यहाँ से टोटल हम लोग करेंगे तो 30 और कै गो बिकने वाला होगा तो 29 गो। यहाँ से एक जीरो ये भी कैंसिल कर सकते हैं या सीधी इसको 100 से काटिएगा, यानी 2900 किताब ही बेचने में कामयाब रहेगा। जबकि बेचेगा कैसे, तो अब कहा कि प्रत्येक किताब का MRP कितना रखा है 160 रुपया और उस पर 25% का क्या देगा डिस्काउंट। अभी 1 का किताब का MRP है 160 ना, 160 और इस पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 40 रुपया का डिस्काउंट मिल चुका। अब ये बिका होगा कितना में, तो 120 में। और ऐसा कै गो किताब बिका होगा 2900 किताब। देखिए तो एक किताब का लाभ हानि पूछ रहा है कि पूरे किताब का पूछ रहा है। एक किताब लाभ हानि, एक किताब का कहेगा तो एक किताब का निकलेगा, लिखा नहीं है जी कुछ, तो निकाल दे पूरे किताब का लाभ हानि। एक किताब का कहेगा एक किताब का भी निकलेगा, पूरे किताब का एक किताब कहेगा तो यहाँ पर एक किताब का लागत मूल्य अब करेंगे तो 2900 में किससे भागा देंगे, यहाँ देंगे तो एक किताब का लागत मूल्य होगा और एक किताब का क्या है विक्रय मूल्य है, लेस करेंगे तो क्या निकलेगा एक किताब का लाभ। और अगर पूरे किताब का लाभ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सीधी कितना से गुना कर दे, 2900 से गुना कर दे तो ये निकल जाएगा पूरे सौदे का क्रय मूल्य और ये निकल जाएगा पूरे सौदे का विक्रय मूल्य। बाकी अगर गुना किया जाए तो डबल जीरो एक जीरो और आएगा, 29 दूनी 58, बाकी हाथ में 5, 29 से कम 29, 29 और 5 34, यानी कह सकते हैं कि पूरे सौदे जो है बेचा गया 3,48,000 में, जबकि पूरा सौदा खरीदा गया था 3,50,000 में। लगता है घाटा लग गया बाबू, घाटा लगता है 2000 का घाटा हो गया। 2000 का यहाँ क्या लिखिएगा हानि, चलिए नोट कर लीजिए, लिखा हुआ कुछ नहीं है, आंसर पर मत जाइएगा क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो ये मान के चलिए पूरे सौदे का
चार्जिंग का इसका होती है। हो गया। आइए 140 को देखते हैं। देखिए 140 में एक डिस्काउंट में कंडीशनल डिस्काउंट का चर्चा किए थे। कंडीशनल डिस्काउंट में बोले थे ऊपर 3 रहेगा, नीचे डिस्काउंट रहेगा। देखिए एक टाइप यहाँ भी है, कहा कि एक टीवी जो है 20% और 10% के क्रमिक पट्टे पर बेचा जा रहा है। तो 20% का पट्टा भी मिलेगा और 10% का पट्टा मिलेगा। इस दोनों पट्टों को मिला करके थोड़ा सा तेजी लाइए, पॉइंट रटने की कोशिश कीजिए कि 28% का क्या मिलेगा, पट्टा मिलेगा, ये दोनों मिला के। लेकिन कहा इसके अलावा अगर नगद दीजिएगा, यानी ये तो पट्टा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 100 रुपया दाम था तो 28 रुपया आपको रिबेट कर दिया, तो बाकी जितना बिके 72, 73 जो भी बिके। लेकिन 72 रुपया में ये अगर ग्राहक खरीदना चाहता है तो दुकानदार एक तो और ऑफर दिया। दुकानदार कहा कि देखिए 72 रुपया आज ही दे देते हैं तो आपको एक वाव स्कीम मिलेगा, और अगर 72 रुपया आज नहीं दीजिएगा, 30 दिन के बाद दीजिएगा, तब आपको 72 रुपया लगेगा। लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन कहा कि इसके अलावा नगद 20, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मानिएगा प्रतिशत, ऊपर यहाँ पर प्रतिशत है, यानी यहाँ पर नीचे 1 है दिखा हुआ, यानी अगर एक दिन में ही भुगतान कर दीजिएगा तो 20% का आपको पट्टा और मिलेगा। अगर एक दिन के पार हो गया, 10 दिन के अंदर दीजिएगा तो 10% का और पट्टा मिलेगा। उसी तरह से 10 दिन पार कर जाएगा, 20 दिन में दीजिएगा तो 5% का बट्टा और मिलेगा। और अगर 30 दिन के अंदर दीजिएगा तो इधर से बट्टा नहीं मिलेगा, जो बट्टा मिला है बस उतना ही से आपको संतुष्टि रखना है। जबकि अब देखा जाए तो कहा है कि यदि कोई ग्राहक बिल का भुगतान कितने दिन किया है, 16वें दिन, तो बताइए 16वां दिन में कौन अटकेगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, यानी 5% का इसको बट्टा और मिलने लगेगा। तो कहा गया कि बताइए कि टीवी के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम होगा, तो जितना बट्टा मिलेगा उतना ही प्रतिशत में कम मिलेगा। जैसे अगर कहा जाए कि एमआरपी जो है अंकित मूल्य है 100 रुपया और इस पर 30% का बट्टा दीजिएगा तो कितना बेचिएगा, और आपको कहेगा कि अंकित मूल्य से कितना कम है ये, तो जो डिस्काउंट दीजिएगा वही कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें कि एक 28% का बट्टा तो मिलता ही, और साथ ही साथ 16वें दिन भुगतान किया तो 5% का और बट्टा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्यों ना इन दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश करें, तो 28 और 5 33 माइनस 28 गुने 5/100 कटता है तो काट सकते हैं, 20 25 100, 10 दूनी 20, 14 दूनी 28, यानी इसको 1.4, 33 में 1 रुपया गया 32, 32 में 40 पैसा गया 31 रुपया 60, यानी सब मिलाकर के डिस्काउंट आपको मिलने वाला है 31.6%। और जरा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा ढंग से सोचिए। कहा भुगतान की गई तो टीवी का अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम होगा, तो कितना प्रतिशत कम होगा, जितना पट्टा मिलेगा वही ना प्रतिशत कम मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया 31.6%। 2 और बच गए, 3 गो। बहुत टाइप पढ़ लिया। तो ऐसा कीजिए 3 को कल बता देंगे और कल पूछताछ भी चालू हो जाएगा। अगर तो जल्दीबाजी में घीस तिरा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 3 को देखते हैं, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो घीस देंगे। ये तो छोटा है, चलेगा। ये थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, वजन वजन वाला क्वेश्चन है। 143 ठीक है। कल हम लोग टाइप भी खत्म कर लेंगे और कल से पूछताछ भी। ज्यादा नहीं लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे इसमें। हाँ बोलिए, नोट नहीं किए? कर लीजिए, सब लोग नोट कर लिया, आप पीछे थे जी। तो पैकेज भी बना के आना है ना, और इसमें टाइम बहुत ज्यादा मिला है आप लोग को, तो कोशिश कीजिए ज्यादा खूब मेहनत करने के लिए कि पूछताछ कम हो।